आज हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसको कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। हमने फेयर वैल्यू गैप को ना एक सरसरी साहब ने लास्ट अपने सेशन में डिस्कस किया था कि फेयर वैल्यू गैप बेसिकली 3 कैंडल्स के एक स्पेसिफिक पैटर्न के बीच में जब एक गैप क्रिएट हो जाता है उसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। कैंडल नंबर 1 की हाईएस्ट वैल्यू और कैंडल नंबर 3 की लोएस्ट वैल्यू, अगर ये प्राइसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ओवरलैप नहीं कर रही हैं, तो कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3 के बीच में जो एरिया बच जाता है उसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। और ये एग्जाम्पल है बुलिश फेयर वैल्यू गैप की। ठीक है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश ट्रेंड के अंदर क्रिएट होता है। ठीक है, अब यही सूरत हाल अगर हमारे पास बेरिश सिचुएशन में आ जाए, मतलब बेरिश कैंडल्स हमारे पास बन जाएं, इसको हम रेड कर लेते हैं, तो उसमें भी सिचुएशन जो है वो वैसी ही रहेगी कि कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 2 और फिर कैंडल नंबर 3, इनकी प्राइसेस कैंडल नंबर 1 का लो, अगर इसमें विक है तो हम विक को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कैंडल नंबर 1 का लो और कैंडल नंबर 3 का हाई, अगर ये प्राइसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ओवरलैप नहीं कर रही, तो कैंडल नंबर 1 एंड 3 के बीच में जो गैप रह जाता है इसको कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है? मतलब ये है कि प्राइसेस, आप प्राइसेस को मेरे साथ काफ़ी दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्राइस की जो ये अप एंड डाउन मूवमेंट है ना, ये 2 वजूहात की वजह से होती है। 2 रीज़न्स हैं इसकी, प्राइस का ऊपर जाना, नीचे आना, बार बार ऊपर नीचे इस मूवमेंट में चलना, उसकी 2 रीज़न्स होती हैं। एक रीज़न क्या होती है कि सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें, एक्सेप्ट कर लें कि ये मार्केट आप लोगों के पैसे बनाने के लिए नहीं बनी। ये बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, मार्केट मेकर्स हैं, जिन्होंने आप लोगों से पैसे कमाने के लिए मार्केट बनाई है। ठीक है, और ये एक एल्गोरिदम की बेस पे चलती है मार्केट, और उस एल्गोरिदम के 2 पर्पसेस हैं। एक पर्पस क्या है कि मार्केट इस तरह से, या एल्गोरिदम इस तरीके से एनालाइज करता है कि जब मार्केट ने इस तरह से एक सिचुएशन क्रिएट की थी, हमारे पास ये एक सिचुएशन है मार्केट की, मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया अब, और इस लो से नीचे मार्केट ट्रेड कर गई, तो बेशुमार लोग ऐसा एंटिसिपेट कर रहे थे कि अब मार्केट ने क्योंकि एक लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो अब एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी इस तरह की कैंडल्स की स्ट्रक्चर को देखने के बाद यहाँ से सेल कर रहे थे, मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे, शॉर्ट पोजीशन के अंदर इंगेज थे। अब शॉर्ट पोजीशन में जब मार्केट में लोग इंगेज थे तो उनके जो स्टॉप लॉसेस थे ना, वो बेसिकली इस हाई से ऊपर थे। ठीक है, तो एल्गोरिदम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर प्लेस्ड हैं। अच्छा, उसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जब ये देखा कि मार्केट इस हाई से ऊपर ट्रेड कर गई है, इस हाई से, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अब फर्दर ऐसे नीचे आएगी और ऊपर चली जाएगी, उसको इस लो से नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो लोग कुछ तो यहीं से बाय में इंगेज थे, और कुछ लोग मार्केट नीचे जब गिर रही थी तो यहाँ से बाय करने की पोजीशन अपनी इनिशिएट कर रहे थे, तो उन लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे इस लो से नीचे। ठीक है,
तो एल्गोरिदम ये चीज़ अंडरस्टैंड करता है कि भाई हमारे पास प्रीवियस लो से नीचे या प्रीवियस हाई से ऊपर लोगों के स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड हैं, ठीक है। इन स्टॉप लॉसेस को कहा जाता है लिक्विडिटी, ठीक है। एल्गोरिदम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि लिक्विडिटी कहाँ पर प्लेस्ड है, लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ कहाँ पर प्लेस किए होंगे ताकि उन स्टॉप लॉसेस को अटैक किया जाए, हंट किया जाए, लोगों की लिक्विडिटी को टारगेट किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहली वजह मार्केट की अप एंड डाउन मूवमेंट की क्या है? टारगेट लिक्विडिटी, ठीक है। और सेकंड जो पर्पस है मार्केट का इस अप एंड डाउन मूवमेंट का, वो ये है टू बैलेंस द इम्बैलेंस, ठीक है। कौन से इम्बैलेंसेस को बैलेंस करना है? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, फेयर वैल्यू गैप की शक्ल में मार्केट कुछ गैप्स क्रिएट करती है फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में। इसको बेसिकली फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस कहा जाता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि मार्केट ने स्पेसिफिकली इस जगह पे, ये जो भी आपके सामने प्राइस एक्शन जो आपको नज़र आ रहा है, आप ये देखें कि मार्केट ने जब ये एक हाई क्रिएट कर लिया था, ये वाला, उसके बाद जब मार्केट नीचे आई है तो कहाँ पे आई है? आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे मार्केट का फेयर वैल्यू गैप है। ये एक इम्बैलेंस है एरिया जिसको मार्केट बैलेंस करने के लिए आई थी। जब मार्केट इसको बैलेंस करने के लिए आई तो उसके बाद वापस किधर गई? इस हाई से ऊपर। इस हाई से ऊपर क्या था? लिक्विडिटी थी, ठीक है। लिक्विडिटी हमने अभी अंडरस्टैंड कर लिया है कि प्रीवियस लोज के नीचे या प्रीवियस हाईज के ऊपर लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने प्राइस की जो डिलीवरी यहाँ पे जो की है वो किस अंदाज में की है कि मार्केट सबसे पहले आई एक इम्बैलेंस में। इम्बैलेंस में ट्रेड करने के बाद कहाँ पे गई? प्रीवियस हाई से ऊपर। तो यहाँ पे इसने इम्बैलेंस को किया बैलेंस, और बैलेंस करने के बाद मार्केट वापस चलेगी लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए। जब मार्केट ने ये लिक्विडिटी टारगेट कर ली तो आप देखें कि आपको ये भी फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। मार्केट ने तमाम इम्बैलेंसेस को बैलेंस भी किया, इस लिक्विडिटी को टारगेट भी किया, और एक और इम्बैलेंस को भी बैलेंस करने के बाद मार्केट यहाँ से, मतलब उसका लगा जब मार्केट को मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है, तो अब आप देखेंगे कि आपको नज़र आ रहा है कि एक बेरिश इम्बैलेंस या बेरिश फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा हुआ है, और उसके बाद हमारे पास लिक्विडिटी मज़ीद यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये वो एरियाज़ हैं जो मार्केट को नेक्स्ट टारगेट करने चाहिए, और मार्केट ने उसके बाद ये वाले एरियाज़ को टारगेट कर लिया, ठीक है। अब कौन से वाले इम्बैलेंसेस को मार्केट बैलेंस करने के लिए वापस आ सकती है, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो वहाँ तक इंशाल्लाह आप पहुँच जाएंगे कि कौन से इम्बैलेंस तक मार्केट का जानने का पर्पज़ है, तो उसको हम करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा था कि प्राइस की अप एंड डाउन मूवमेंट के दो ही पर्पज़ होते हैं, लिक्विडिटी को टारगेट करना या फिर इम्बैलेंस को बैलेंस करना। और इम्बैलेंस की डेफिनेशन अभी हमने समझ ली है कि फेयर वैल्यू गैप इज़ एन इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस वो कैसे है उसके ऊपर भी हम रोशनी डालते हैं, लेकिन पहले फेयर वैल्यू गैप को समझ लें कि आपके सामने मिसाल के तौर पे दिस इज़ कैंडल नंबर 1, दिस इज़ कैंडल नंबर 2 एंड दिस इज़ कैंडल नंबर 3। अब कैंडल नंबर 1 का हाई एंड कैंडल नंबर 3 का लो, उसके बीच में अगर आपको प्राइस इंटरसेक्ट करती हुई, ओवरलैप करती हुई नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि कैंडल नंबर 1 के हाई एंड कैंडल नंबर 3 के लो के बीच में जो भी गैप बच गया है, इसको कहा जाएगा फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस, ठीक है, FVG या फिर
इम्बैलेंस कहा जाएगा, ठीक है। और ये इम्बैलेंसेस आप अब इसको कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3 कंसिडर कर लें तो आपको यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद इसको कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3 कंसिडर कर लें तो आपको यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद इसको कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3 कंसिडर कर लें तो आपको यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी सारी कैंडल्स के अंदर आपको काफ़ी सारे इम्बैलेंसेस नज़र आएंगे। तो इनका पर्पस समझ लीजिए कि इनको ये क्रिएट क्यों है, ताकि मार्केट इनको वापस आके बैलेंस कर सके। और इसी मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से प्रीवियस हाइज एंड लोज के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी क्रिएट होती है। लोग अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट बहुत लंबी मूवमेंट देगी, तो मार्केट फिर इन्हीं लिक्विडिटीज़ को टारगेट भी करती है। तो इवेंचुअली इसी तरह से मार्केट जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अच्छा, अब फेयर वैल्यू गैप का आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया। अब फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने का जो तरीका है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने का मैंने तरीका भी आपको बता दिया कि फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये है हमारी पहली शर्त फेयर वैल्यू गैप के एग्जिस्ट करने की, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी कैंडल्स ले लें, मिसाल के तौर पे हम ये कैंडल्स लेते हैं। पहले मुझे देख लेने दें कि इसके अंदर, ठीक है, हम ये 3 कैंडल्स लेते हैं, कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3। आपको ऑलरेडी पता है कि इसका हाई और थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है फेयर वैल्यू गैप। ये हमारे पास पहली शर्त है जो ट्रू है कि फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो प्राइसेस आपस में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ओवरलैप नहीं कर रही, तो फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट करता है। पर क्या इसकी मार्किंग दुरुस्त है? वो मार्किंग हम देख लेते हैं। इसकी मार्किंग के लिए हम बेसिकली फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग एंड सेकंड कैंडल की ओपनिंग, इसको भी देखते हैं कि क्या ये इनके दरमियान में कोई गैप तो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग एंड सेकंड कैंडल की ओपनिंग, तो आपको नज़र आएगा, या तो आप इसको ऐसे स्ट्रेच करके कैंडल्स को देख सकते हैं, तो आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग एंड सेकंड कैंडल की ओपनिंग, ये प्राइसेस आपस में ओवरलैपिंग है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। गैप कैसा होगा वो भी नज़र आ जाएगा आपको, यहाँ पे गैप नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग एंड सेकंड कैंडल की ओपनिंग की प्राइसेस आपस में ओवरलैपिंग है, मतलब ये पहली कैंडल क्लोज यहाँ पे हुई थी, सेकंड कैंडल थोड़ी सी नीचे से ओपन हुई है, तो ये प्राइस आपस में ओवरलैप्ड कर रही हैं। तो यहाँ पे कोई भी इनके दरमियान में गैप हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इस वजह से हमारी जो मार्किंग है फेयर वैल्यू गैप की, वो फर्स्ट कैंडल के हाई से ही स्टार्ट होगी, जो हमने ये करेक्ट मार्क की हुई है। अच्छा, अब सेकेंड एंड थर्ड कैंडल की भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये हमें यहीं पे नज़र आ रही है कि सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग एंड थर्ड कैंडल की ओपनिंग, इनके बीच में भी कोई गैप नहीं है, ये भी प्राइसेस आपस में ओवरलैप हुई हुई हैं। तो हमारा फेयर वैल्यू गैप के जो हमने 2 लेवल्स ये विक के दरमियान में मार्क किए हुए, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारा फेयर वैल्यू गैप ऐसा ही होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप की मार्किंग जो है वो यूं ही होनी चाहिए, ठीक है। पर इसके बरक्स एक और सिचुएशन भी है कि अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में गैप आ जाए, तो फिर फेयर वैल्यू गैप की मार्किंग हम कैसे करेंगे, उसको हम अभी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि हम एज्यूम करते हैं ये कैंडल है, कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 2 एंड ये कैंडल नंबर 3। अब आप यहाँ पे देखें तो कैंडल नंबर 1 की क्लोजिंग और कैंडल नंबर 2 की ओपनिंग, ये बीच में भी आपको एक गैप नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ने
ओवरलैप नहीं किया, इंटरसेक्ट नहीं किया। कैंडल नंबर 1 की क्लोजिंग एंड कैंडल नंबर 2 की ओपनिंग के बीच में ये गैप है, इस गैप को कहा जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, तो अभी हमें ये तो पता चल गया है कि कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3, इसके कैंडल के हाई एंड 3 के लो के बीच में गैप तो है। पहली शर्त फेयर वैल्यू गैप के एग्जिस्ट करने की मौजूद है, तो फेयर वैल्यू गैप तो है, लेकिन इसको मार्क करने का तरीका मुख्तलिफ होगा, क्योंकि कैंडल नंबर 1 की क्लोजिंग एंड कैंडल नंबर 2 की ओपनिंग के बीच में हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस भी आ गया है। तो अब फेयर वैल्यू गैप के जो बाउंड्रीज हैं उनके अंदर हम इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी इंक्लूड कर लेंगे और इसको इंक्लूड करके फेयर वैल्यू गैप को मार्क करेंगे। अब ऊपर भी हम देख लेते हैं कि क्या कैंडल नंबर 2 की क्लोजिंग और 3 की ओपनिंग में कोई गैप तो नहीं है, क्या वॉल्यूम इम्बैलेंस तो नहीं है ऊपर। ठीक है, वो हम देख लेते हैं इसको स्ट्रेच करके। तो हमें नजर आया कि कैंडल नंबर 2 की क्लोजिंग एंड 3 की ओपनिंग के बीच में भी हमारे पास यहां पर एक गैप मौजूद है जिसको वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं। तो हमारा फेयर वैल्यू गैप की जो बाउंड्री है, जो मार्किंग है, वो कैंडल नंबर 3 के लो तक नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर वॉल्यूम इम्बैलेंस को इंक्लूड होना चाहिए। तो अब आप देखें कि ये फेयर वैल्यू गैप और इस फेयर वैल्यू गैप में कितना फ़र्क है, काफ़ी सारा फ़र्क है। उसकी वजह क्या है कि इन दोनों कैंडल्स या इन तीनों कैंडल्स में नीचे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ऊपर भी वॉल्यूम इम्बैलेंस था, जिस वजह से हमने इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने में इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स के बीच में एक फ़र्क रखा है। और उस फ़र्क की क्या वजह है, वो वजह मैंने आपको बता दी है, वो वजह है वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें आज डिस्कस की हैं। एक हमने डिस्कस किया है फेयर वैल्यू गैप, और दूसरा हमने डिस्कस किया है वॉल्यूम इम्बैलेंस। और वॉल्यूम इम्बैलेंस की वजह से फेयर वैल्यू गैप की मार्किंग में क्या फ़र्क आता है वो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि फेयर वैल्यू गैप के एग्जिस्ट करने की जो शर्त है ना, वो कैंडल नंबर 1 का हाई एंड कैंडल नंबर 3 का लो, प्राइसेस आपस में इंटरसेक्ट ना कर रही हो तो बीच में गैप जो क्रिएट हो जाता है उसको कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। ये है फेयर वैल्यू गैप के एग्जिस्ट करने की शर्त। अगर ऐसा होता कि कैंडल नंबर 3 और कैंडल नंबर 1 की प्राइसेस विक इस तरह से आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती, ये देखें इंटरसेक्ट कर रही होती, तो हम कहते हैं कि भाई फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्योंकि अच्छा, और दूसरे एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में अब आप यहां पे देखें, अगर यहां पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास यूं विक होती, तो अब आप ये देखिए कैंडल नंबर 1 का हाई एंड कैंडल नंबर 3 का लो, ये प्राइसेस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो बेसिकली यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं है। अब बेशक यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस होता ऊपर नीचे भी, तो हम उसको मार्क ही ना करते, बिकॉज फेयर वैल्यू गैप के एग्जिस्ट करने की जो पहली शर्त थी कि कैंडल नंबर 1 का हाई एंड कैंडल नंबर 3 का लो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट करता है। फिर हम मार्किंग के लिए वॉल्यूम इम्बैलेंस को देखते हैं कि अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस है तो मार्किंग उसकी अप्रोप्रिएटली की जाए, लेकिन अगर पहली शर्त ही वहाँ पे मौजूद नहीं है तो वॉल्यूम इम्बैलेंस का होना या ना होना कोई फ़र्क नहीं डालेगा। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात? यहाँ तक सब आपको क्लियर होगी बात? जी जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। ओके, बेरिश फेयर वैल्यू गैप को देख लेते हैं हम। आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 कैंडल्स हैं। इन तीनों की पहली कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इनके बीच में प्राइसेस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना, तो फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के लिए जो पहली शर्त है वो अवेलेबल है, तो फेयर वैल्यू गैप तो है।
अब ये फेयर वैल्यू गैप को मार्क हमने कैसे करना है, उसके लिए हम वॉल्यूम इम्बैलेंस देखेंगे। ये तो इतना बड़ा वॉल्यूम इम्बैलेंस हमें वैसे ही नज़र आ रहा है, तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस को हम इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है। और ऊपर जो ये फेयर वैल्यू गैप है या ऊपर जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं ज़रा जूम इन करके कि क्या यहाँ पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है या नहीं है। तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग एंड सेकंड कैंडल की ओपनिंग आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है। तो ऊपर की जो बाउंड्री है वो हमने बिल्कुल करेक्टली मार्क की थी विक से, यानी कि फर्स्ट कैंडल के लो से, पर जो थर्ड कैंडल का जो हाई है ना, वहाँ तक हमने फेयर वैल्यू गैप को मार्क नहीं करना, हमने वॉल्यूम इम्बैलेंस में शामिल करना है। तो ये फेयर वैल्यू गैप इस तरीके से मार्क किया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो पहली चीज आपने देखनी है, फेयर वैल्यू गैप के होने की शर्त पूरी हो रही हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट करता है। फिर मार्किंग आप देख लेंगे कि जिस साइड पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो आप इंक्लूड कर लेंगे। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये 3 ग्रीन कैंडल्स देख लें, कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3। तो कैंडल नंबर 1 का हाई ये है और कैंडल नंबर 3 का लो ये, इसके बीच में गैप है, फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट करता है। मार्क करने के लिए हम वॉल्यूम इम्बैलेंस देख लेंगे कि क्या ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस है, हमें नज़र आ रही है ये ओवरलैपिंग नहीं है। तो ऊपर वाला गैप भी हमने जूम इन करके देख लिया और नीचे का जो गैप है वो ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा, ठीक है। ठीक सर इस कैंडल सिलेक्ट करने का भी कोई प्रोटोकॉल है या कोई सी भी 3 कैंडल्स होंगी? कोई सी भी 3 कैंडल्स के बीच में जब गैप एग्जिस्ट कर रहा है तो बस वो फेयर वैल्यू गैप है, वो इम्बैलेंस है, उसमें और कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। फिर कौन से फेयर वैल्यू गैप्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे हमने आना है अभी, लेकिन पहली तो चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए ना कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है सर, अगर हमारी पहली शर्त पूरी हो और दूसरी ना हो तो फिर हम क्या करेंगे? पहली शर्त अगर पूरी हो रही है और दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है का मतलब ये है कि वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है, तो आप दरमियान वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया था। जी ठीक हो। पहली शर्त है फेयर वैल्यू गैप के होने की, कि क्या फेयर वैल्यू गैप इन 3 कैंडल्स के बीच में है। तो पहली शर्त पूरी होगी तो हमें ये पता चल गया कि हाँ जी फेयर वैल्यू गैप है। जो दूसरी वजह है ना, वो वजह मार्किंग की है, ताकि मार्किंग करेक्ट की जा सके कि क्या हम फेयर वैल्यू गैप को बड़ा करके मार्क करेंगे या वैसा छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो दूसरी वजह है ना, उससे फेयर वैल्यू गैप खत्म नहीं होगा। जी ठीक हो गया। एहसन भाई, अगर एफवीजी ना बंदा वॉल्यूम में बैलेंस हो तो उसको हम फिर वॉल्यूम में बैलेंस को मार्क करेंगे? वॉल्यूम में बैलेंस को सेपरेटली मार्क करना है आपने? हाँ जी, मतलब उसको फिर हम किसी खाते में लाएंगे कि एफवीजी के अगर एफवीजी नहीं बना, वॉल्यूम में बैलेंस आ गया तो उसका मतलब उसको मार्क करेंगे हम सेपरेटली? नहीं, सेपरेटली हम कोई वॉल्यूम में बैलेंस मार्क नहीं करते। ठीक है, मतलब एफपीजी हमने देखना है, एफपीजी बना है उसमें वॉल्यूम में बैलेंस है तो हम उसको पूरा मार्क कर लेंगे, अगर नहीं बना तो हम एफपीजी कर लेंगे। मुझे वजह बताया ना सईद भाई, देखें आपने भी काफी सारी कैंडल्स देखी हुई हैं। आईसीटी कहता है ना वॉल्यूम में बैलेंस है, प्राइस इसको बैलेंस करने के लिए आ सकती है। मार्केट आ गई, इसको बैलेंस कर गई, क्या किया उसने? ये वॉल्यूम में बैलेंस है, ठीक है। मार्केट आ गई, क्रॉस कर गई, इसको क्या किया इसने? इसको ऐसे ये तो मैं भी नोट करता हूँ कि एफपीजी बनता है, फेल हो जाता है, पर उसका ना अब थोड़ी सी रीजनिंग तो मिल रही है, बाकी इंशाल्लाह आपसे फिर प्रॉपर वो। हाँ, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस को अकेला मार्क करने का कोई मकसद नहीं है। फेयर वैल्यू गैप को जो हमें पढ़ाया था, फेयर वैल्यू गैप को करेक्टली मार्क करना पर्पस है कि फेयर वैल्यू गैप कब किस तरीके से मार्क किया जाएगा, असल चीज ये है, ठीक है। आपने फेयर वैल्यू गैप तो पढ़े हुए थे, लेकिन करेक्टली मार्क करने का तरीका नहीं था आपको पता। ऐसे ही हम तो विक से विक बस मार कर ही जा रहे थे, वो फिर समझ नहीं आ रही। विक से विक तभी मार्क करना है जब हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस एग्जिस्ट ना करता हो।
अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस एग्जिस्ट करता है तो हमने वॉल्यूम इम्बैलेंस समेत मार्क करना है उसको। सर एक सवाल था, ये अगर ये फ्यूचर में तो हम बाद में कर लेंगे, ये इसके कौन से फेयर वैल्यू गैप के ज्यादा असर मार्केट पर पड़ते हैं, ये फ्यूचर में होगा या अभी? क्या कह रहे हैं दोबारा बताएं। वो सारा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला फेयर वैल्यू गैप और एक दूसरा है, तो मार्केट पर किसके ज्यादा असर पड़ते हैं, वो मैं पूछ रहा हूँ, वो फ्यूचर में होगा सेशन में या अभी? हाँ हाँ जाहिर बात है, अभी तो पहले मार्किंग तो सीख लेना। जी जी जरूर, ठीक है, यही पूछना था बस। ठीक, फेयर वैल्यू गैप कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। बस ठीक है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट थी, मैंने कहा ये मेरा नेट आज काम नहीं कर रहा, इसकी वीडियो होगी ना रिकॉर्डिंग ना? जी जी उमर भाई रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा ठीक है, बस मेरा नेट आज काम नहीं कर रहा। कि जितने भी हमारे कुछ ऐसे सेशंस हैं जिनकी रिकॉर्डिंग हमने पब्लिक नहीं करनी, मैं रिकॉर्ड करके ना आपको प्राइवेटली शेयर कर दूंगा, आपके ईमेल एड्रेसेस में ले लूँगा और वो सिर्फ आप ही को विजिबल होंगी, वो पब्लिकली यूट्यूब चैनल पे नहीं होंगी, तो आप टेंशन फ्री हो जाए, कोई इशू नहीं। थैंक यू। तो ये था हमारा फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट, और आपको ये भी पता चल गया आज के मार्केट का पर्पस अप एंड डाउन मूवमेंट का क्या है। ठीक है, तो कैंडल ग्रीन हो या ब्लू फर्क नहीं पड़ता, नहीं फेयर वैल्यू गैप की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, जो मर्जी कैंडल हो। वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई, ये जो साइड में प्राइस नोट का ये जो टूल है उससे भी हम वॉल्यूम इम्बैलेंस कर सकते हैं या हमें खाली जूम से ही पता करना है? मुनीब भाई आप प्राइस से भी कर सकते हैं, प्राइस वो लगा के ना टैग, कैसे लगाएंगे आप ये प्राइस टैग है ना, ये हमारे पास प्राइस नोट के नाम से आता है, ये गालिबन टेक्स्ट में होता है शायद। जी ये प्राइस नोट। जी। तो आप प्राइस नोट को सिलेक्ट करके आप अपने पास यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो आप यहाँ पे कर लें और सेकंड कैंडल का हाई इसमें देख लें। अभी देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये फर्स्ट कैंडल 64 पे है और सेकंड कैंडल 66 पे है। 3090 तो सेम है ना, तो इसका मतलब है कि ये सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल से ऊपर ट्रेड कर गई है ना 2 पॉइंट्स। जी। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है, जबकि यहाँ तो ये भी हमारा वैलिड रहेगा इससे अगर हम एनालिसिस करेंगे प्राइस कर लें, बिल्कुल दोनों तरीके कर लें। नोट को जरा तरद्दुद होता है ना, नोट सेलेक्ट करो जाके लगाओ फिर ऐसे करो वैसे करो, तो जूम बंदा जल्दी से कर लेता है। हाँ जी। अगर आपको नोट्स लगाना बेहतर लगता है या जल्दी आप कर सकते हैं तो वैसे कर लें। जूम जल्दी करना चाहें तो ये प्लस का साइन जो है ना, ये जो मैग्नीफायर का जो साइन है आपके पास, इस मैग्नीफायर को सिलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करें और माउस से एरिया सेलेक्ट करके क्लिक छोड़ दें तो एक ये एक फास्ट वे है जी। ठीक है, ओके शुक्रिया। कोई भी एरिया को आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का साइन दबाएंगे तो दोबारा वापस चला जाएगा। ठीक हो गया जी हसन भाई। अच्छा, अब आप लोगों की असाइनमेंट जो है ना फेयर वैल्यू गैप की, वो ये है कि डीलिंग रेंज जो आपने अपने पास यहाँ पर जो ड्रॉ करेंगे, जो आपने ऑलरेडी अपने पास ड्रॉ की हुई है काफ़ी सारी,
और उसमें आपने ऑर्डर फ्लोज एंड ऑर्डर ब्लॉक्स भी मार्क किए हुए हैं, उसमें आपने वो वाले फेयर वैल्यू गैप्स हाईलाइट करने हैं। बल्कि ठहर जाएं, उससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं जिसको कहते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो। हाई एंड लो तो आपने सुन लिया हुआ ना कि हमारे पास डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो होता है। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। जब भी मार्केट 3 कैंडल्स इस पैटर्न में क्रिएट करती है, जिसमें सेंटर वाली कैंडल जो है वो सबसे ऊंची है, हाईएस्ट वैल्यू है उसकी, उसके राइट पे भी जो कैंडल है उसकी वैल्यू भी सेंटर वाली कैंडल से कम है, और लेफ्ट वाली कैंडल भी हाईएस्ट वैल्यू से उसकी वैल्यू कम है। इसको कहा जाता है स्विंग हाई। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? स्विंग हाई। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको फ्रैक्टल हाई कहते हैं, उसमें इसी दरमियान वाली कैंडल के राइट पे भी 2 कैंडल्स होती हैं कम वैल्यू वाली, और लेफ्ट पे भी 2 होती हैं। तो हम फ्रैक्टल हाई नहीं देखते, हम स्विंग हाई देखते हैं, जो आईसीटी ने सिखाया हमें। और स्विंग लो क्या होती है? वो इसी का उलट होती है कि एक कैंडल जिसके राइट पे भी जो कैंडल है उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो और लेफ्ट वाली भी इससे ज़्यादा हो, उसको कहते हैं स्विंग लो। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास आप ऐसे समझ लें कि डेफिनेट हाई डेफिनेट लो जितने भी आपने देखे हुए हैं ना, ये देखें, ये डेफिनेट लो है हमारा। इस लोएस्ट पॉइंट के लेफ्ट पे देखें तो ये आपको इससे ज़्यादा वैल्यू वाली कैंडल का लो नज़र आ रहा है, और राइट पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको इस लोएस्ट वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू का लो वाली कैंडल नज़र आ रही है। तो बेसिकली ये हमारा स्विंग लो है। और ये स्विंग हाई, इस डेफिनेट हाई को देखें कि हाईएस्ट कैंडल है ये वाली, इसके राइट पे भी कम वैल्यू वाली कैंडल है और राइट लेफ्ट दोनों पे कम वैल्यू वाली कैंडल है, तो इसको स्विंग हाई एंड स्विंग लो भी कहा जाता है। अच्छा, अब आपने ऐसा फेयर वैल्यू गैप देखना है अपने पास, ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करना है जिसमें प्राइस ट्रेड करने के बाद, ये देखिए एग्जांपल के तौर पे ये फेयर वैल्यू गैप आपके सामने, ये वाला ऐसा फेयर वैल्यू गैप जिसमें प्राइस आने के बाद किसी स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर जाए। ठीक है, ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट इसके अंदर प्राइस लेके आई, प्राइस इसके अंदर आई, और उसके बाद ये स्विंग हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड कर गई। आपने ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करने हैं अपने पास। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई मैंने क्या बात की है? ठीक है सर। ये देखें, ये एक और फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, जिसमें प्राइस आई और स्विंग हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड कर गई। ठीक है, यहां पे देखें, ये फेयर वैल्यू गैप भी आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला मार्केट इसमें आई और स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई। यहां पे देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है, इसके अंदर मार्केट आई और ये स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई। ठीक है, आपने ऐसे तमाम फेयर वैल्यू गैप्स अपने पास मार्क करने हैं, पहले ढूंढने हैं फिर मार्क करने हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे भी आपको एक और नज़र आ रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसमें आई और ये स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई। सर इसको हम कह सकते हैं कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप के बाद पुल बैक बनाई है ऐसा? नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही कहें फिलहाल। ठीक है, ठीक है सर। वो पुल बैक बन रहा है या ऑर्डर फ्लो बन रहा है या क्या बन रहा है, अभी हम उस कॉन्सेप्ट के साथ फेयर वैल्यू गैप को मिक्स नहीं कर रहे। अभी स्पेसिफिकली मैं आपका ध्यान सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पे लेके जाना चाह रहा हूं। एक मिनट दीजिएगा, जरा एक कॉल आ रही है।
एहसन भाई स्विंग पॉइंट में थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो तो ही ये वैलिड बनेगा ना, विक वाला तो नहीं होगा। सईद भाई दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ये स्विंग बनेगा, स्विंग आया हमारे पास, उसमें थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए ना लाजमी सूरत में। स्विंग हाई जब बनेगा तो ये वाली बॉडी नीचे क्लोज होनी चाहिए। आज ये जो थर्ड कैंडल होगी इसकी अगर एक मिसाल है विक आ गई है तो वो स्विंग पॉइंट बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। मतलब इसने इसको इंगल्फ नहीं किया, विक से कर गया काम बस। देखें स्विंग हाई विक से बना हुआ है या क्लोजिंग से बना हुआ है। देखें ये स्विंग हाई है ना आपके पास, ये नजर आ रहा है यहाँ पे, ये सेंटर में हाईएस्ट वैल्यू वाली कैंडल है, राइट पे वैल्यू है, ठीक है। एक साइड पे देखें यहाँ पे विक है, एक साइड पे क्लोजिंग है, स्विंग हाई बन गया है। मार्केट उसके बाद फेयर वैल्यू गैप में आई है और उसके बाद स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है हमने। ये देखें फेयर वैल्यू गैप में आई है, स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई है। अब इसमें ग्रीन कैंडल और रेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे देखें ये ग्रीन कैंडल हाईएस्ट वैल्यू वाली ग्रीन कैंडल है, यहां पे हाईएस्ट वैल्यू वाली रेड कैंडल है, पर ये स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई है। समझ में आ रही है? सही भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने इससे ज्यादा मुश्किल काम किया। सही है। ये देखें ये हाईएस्ट वैल्यू वाली कैंडल रेड है, पर फेयर गैप में आने के बाद मार्केट स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई है। ये देखें बस ठीक है, वो बेहतर हो गया। ये हम इंशाल्लाह मार्क कर लेते। हाँ ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स आपने मार्क करने हैं, और ये वाले आपने मार्क करने हैं डेली, वीकली एंड 4 आवर। इन 3 टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपने ये फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करने हैं। तो सबसे पहले आपको मार्क करना आना चाहिए फेयर वैल्यू गैप। पहले फेयर वैल्यू गैप ढूंढना आना चाहिए, ढूंढने के बाद मार्क करना आना चाहिए, फिर मार्क करने के बाद मैंने आपको एक और कंडीशन यहां पे दे दी है कि सिर्फ वो वाले फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करने हैं जिनमें प्राइस ट्रेड करके एक स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई या किसी स्विंग लो से नीचे ट्रेड कर गई। ठीक है, समझ में आ रही है? जी। तो आपकी असाइनमेंट नंबर 9 में क्रिएट कर रहा हूं। तो इस बेसिकली इस असाइनमेंट के अंदर ना आपके फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ये चारों कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे। वीकली, डेली एंड H4 3 टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपने इसको करना है। तो असाइनमेंट मैंने आपकी पोस्ट कर दी है। सर ये फेयर वैल्यू गैप भी हम इंड्यूसमेंट से पहले करेंगे एक डीलिंग रेंज में? नहीं, इंड्यूसमेंट वगैरह की इसमें कोई शर्त नहीं है। मैंने आपको बहुत स्पेसिफिक, बहुत क्लियर रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि ऐसे फेयर वैल्यू गैप को आपने मार्क करना है जिसमें प्राइस उसके अंदर ट्रेड करने के बाद एक स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर जाए। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास इंड्यूसमेंट वाला एरिया था ये, पर ये इंड्यूसमेंट वाला एरिया बेसिकली एक फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करने के बाद एक स्विंग हाई से ऊपर जा रहा है। ठीक है जी। तो इसका इंड्यूसमेंट, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ी क्लियर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं। इसके अंदर आपने फेयर वैल्यू गैप को पहले करेक्टली आइडेंटिफाई करना है, करेक्टली मार्क करना है, और उसके बाद स्विंग हाई या स्विंग लो से नीचे जाती हुई मार्केट को देखना है कि मार्केट इसमें ट्रेड करने के बाद किसी स्विंग हाई एंड स्विंग लो से नीचे या ऊपर ट्रेड कर जाए। और ये सब कुछ हमने एक डीलिंग रेंज में ही करना है? जी, बाकी तो आपको अब डीलिंग रेंज तो आपने पहले से मार्क की हुई है ना, उसमें तो आपने कुछ नहीं करना, बस वो मार्क रहे उधर ही, कोई मसला नहीं है। जी, ये पूछना था कि एक डीलिंग रेंज के अंदर ये मार्क करने हैं। जी, रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा जो भी काम हम कर रहे हैं एक डीलिंग रेंज के हिसाब से कर रहे हैं ना, लेकिन उसका डीलिंग रेंज से कोई ताल्लुक नहीं है। जी ठीक होगा। और इसमें सर वो एक क्वेश्चन और था, सॉरी, वो जो आपने कहा था कि ऑर्डर फ्लो में लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव, वो तो हमने नहीं ना मार्क करनी, हमने बस इस लो से लेकर हाई तक हमने मार्क करने हैं। फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क करने का बता दिया ना आपको तरीका। जी बिल्कुल। हाँ, उसका लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑर्डर फ्लो अलग चीज है और
ये ले लें, फेयर ऑटो ब्लॉक ले लो ये, और ये ले। जी जी बिल्कुल जी शुक्रिया सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैम। सर मेरा लास्ट लेक्चर से एक क्वेश्चन था। जी जी सर वो मुझे ना जो बेरिश ट्रेंड है ना वहाँ से एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर वहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो बनता है ना, पुल बैक बनता है, तो नेक्स्ट जो पल्स के बाद करेक्शन आ रही है ना नेक्स्ट पुल बैक की, तो वो उसके साथ ही आ रही है, तो फिर उसको हम क्या समझेंगे कि हुई है बेरिश साइड पे जो पुल बैक बनता है वो कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट करेक्शन है वो उसके अंदर आ, ये तो वीक हो जाती है या फिर कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, तो उससे ये नहीं समझ आता कि उसको अलग से ऑर्डर फ्लो मार्क करूं या पिछले वाले को ये समझूं कि उसको मिटिगेट कर दिया। अच्छा मैं एक मिनट आपका क्वेश्चन ज़रा समझ लेता हूँ, मुझे नहीं आया समझ। आप कोई स्क्रीनशॉट शेयर कर दें तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा मेरे लिए। सर आप ना जो बेरिश ना एक वो असल में लैपटॉप पे लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा सर, जो बेरिश साइड पे ना कोई भी पुल बैक्स मार्क कर लें ऑर्डर फ्लो के, तो उसी में मैं मेरा क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। मैं आपको बेरिश बता साइड में कोई ऑर्डर फ्लो मार्क करूं? जी अच्छा ओके थैंक यू। ये आ गई हमारा, मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, ये इंड्यूसमेंट से ऊपर ये ट्रेड कर दिया है, ये हमारी बेरिश डीलिंग रेंज बन गई है और इसके अंदर हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो है, ये डिसीजनल और ये ऑर्डर फ्लो है एक्सट्रीम। आप बताएं मैम, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, सर ये ऊपर वाली डीलिंग रेंज बनी है और नीचे बनी है, तो हाई से लो तक हमारी एक डीलिंग रेंज बन गई ना इंड्यूसमेंट की। एक मिनट है, तो उसमें जो एक मिनट रुके, ये हमारी पहली डीलिंग रेंज थी ये वाली, जी प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट, ये वाली, ठीक है। फिर मार्केट ने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया नीचे, अब हमारे पास ये डीलिंग रेंज बन गई ये वाली। जी सर, इसी के अंदर पुल बैक है। अब ये जो नई वाली जो डीलिंग रेंज बनी है इसके बारे में क्या कह रही हैं आप, क्या होगा इसमें? सर इसमें ना ऑर्डर फ्लो मार्क करना है, तो जब ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं ना, तो जब पुल बैक कंप्लीट हो रहा होता है ना बेरिश साइड का, हाँ। तो नेक्स्ट जो पुल बैक होता है ना, तो उसकी करेक्शन जो है ना उसकी इम्पल्स के अंदर आ रही होती है। तो मैं क्या समझूं कि ये जो पिछले वाला ऑर्डर फ्लो है तो इसने मिटिगेट कर दिया उसको, हाँ, या वो हाँ, अलग से है? ये देखें, ये ऑर्डर फ्लो है ना, ये वाला मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो ये ऑर्डर फ्लो बन गया, अगला कैंडल इसमें ट्रेड कर गया तो ये मिटिगेट हो गया, ठीक है। इसके बरक्स ये वाला देखें, ये एक्सट्रीम वाला देखें, मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो से नीचे ट्रेड किया, अभी तक इसमें मार्केट ने वापस ट्रेड नहीं किया क्लोजिंग के बाद, तो ये अनमिटिगेटेड है, ठीक है। सर एक दफा रिपीट कर देंगे प्लीज? ये देखें ऑर्डर फ्लो, बुलिश ऑर्डर फ्लो में हमने क्या कहा था, हमने ही कहा था कि मार्केट जब इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है ना, ये वाला देखें, ये जो ऑर्डर फ्लो था बुलिश में, हाँ जी, मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दी, अगली कैंडल इसमें वापस ट्रेड कर गई, ये अनमिटिगेटेड नहीं रहा, ये मिटिगेटेड हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो बुलिश के लिए हम ऊपर क्लोजिंग देखते हैं, बेरिश के लिए नीचे देखेंगे ना। इस ऑर्डर फ्लो से जब मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, अगली कैंडल इसके अंदर वापस ऊपर ट्रेड कर गई, तो ये मिटिगेट हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है सर, ये समझ। तो इस डिसीजनल ऑर्डर फ्लो के अंदर आप ये देखें, ये टॉप वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के और फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा मैडम? जी नहीं जी, आपका सवाल है, सारे सुन रहे हैं, अब इज्जत रख ले मेरी। सर ये ऑर्डर फ्लो के अंदर एक चीज होती है जो हम कहते हैं ना कि एक फलानी चीज ऑर्डर फ्लो का सबसेट है, वो क्या होता है?
तो वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। जी, ये आपके मियाँ जी कब पास हो गए हैं, आप नहीं पास हुए, उनकी आवाज़ मुझे इस्लामाबाद तक आ गई है, ऑर्डर ब्लॉक। सर वो एक साथ हो गया ना जी, वो ऑर्डर ब्लॉक होता तो है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा इस डिसीजनल ऑर्डर फ्लो का डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है। DOB रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा था ऑर्डर फ्लो, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लें, ये हमारा है एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो और ये उसकी आखिरी कैंडल है। इस आखिरी कैंडल के अंदर कैंडल 1 2 3 के बीच में फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा? में से रम रह गई हैं आप, रह गई हैं आप। कदूस भाई की आवाज़ इधर तक आ रही है मुझे। सर एक्सट्रीम नहीं होगा ये? एक्सट्रीम ही होगा ना जी, एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ही होगा। सर जहाँ बेरिश ट्रेंड होता है तो उससे पहले जो बुलिश मूव होती है उसमें हम एक्सट्रीम को देखना होता है ना, क्यों कह रहे हैं? हाँ ना, तो ये देखें लास्ट बुलिश मूव बिफोर द बेरिश मूव है ना, ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो है ना सारा। इसकी आखिरी कैंडल को 3 कैंडल्स देख लें तो इसमें फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया ना हमारा। अच्छा ठीक है, मतलब उस मूव से नेक्स्ट जो मूव आ रही है उसके अंदर भी हम एफवीजी को देख सकते हैं और ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन तो वही है जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ ली है, वो तो तब्दील थोड़ी हुई है। सर नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। अब जो बेरिश ट्रेंड है तो उससे जो पहले वाली बुलिश जो मूव है, हाँ जी, और द बेरिश मूव, तो वो बुलिश मूव के अंदर फिर हम लोग निकालेंगे ना? हाँ ना, उसी में निकाला ना हमने। ये देखिए ना, लास्ट बुलिश मूव बिफोर द बेरिश मूव, ये हमारे पास बन गया ना एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, बन गया। हाँ जी बन। इसकी लास्ट कैंडल देखनी है ना अब हमने। अच्छा ठीक है ठीक है। इसी की आखिरी कैंडल देखी है ना हमने, इसकी आखिरी कैंडल फिर सेकंड और थर्ड के बीच में फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया ना। ओके 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 ठीक है, समझ आ गया सर। अच्छा सर अब एक और समझ आई जी। असल में ना ये जो बेरिश ट्रेंड है ना उसमें मुझे हमेशा से ना बस कंफ्यूजन रहती है, वो मुश्किल से होती है। कोई बात नहीं, तो इसमें अब एक आपने ना स्विंग हाई और स्विंग लो बताया, तो हाई की तो एग्जांपल आपने दी है, लो की नहीं दी अभी। दी तो है आपको मैंने, डेफिनेट लो दिखाया था आपको। ये देखें, ये देखें, ये लो है ना, जहां पे भी नोकीली सी ये चीज बनेगी ना वो स्विंग लो है। ये देखें, ये लो बन रहा है ना, ये इसमें देखें ये लोएस्ट कैंडल है, इसके राइट पे भी कम, ये ज्यादा वैल्यू वाली कैंडल है, लेफ्ट के ऊपर भी ये स्विंग लो है। इसको देख लें, ये भी नोकीली सी है, इसकी ये लोएस्ट कैंडल, फिर राइट के ऊपर भी लेफ्ट के ऊपर भी ज़्यादा वैल्यूज़ वाली कैंडल है ना, ये भी स्विंग लो है। कोई भी हाई और लो देख लें, सारे स्विंग लो हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है। वो अंदर फिर ट्रेड करके ऊपर कहाँ जा रही है, वो जो आपने बुलिश साइड पे बताया था? बुलिश साइड पे क्या? पहले आपने बुलिश में बताया था ना कि स्विंग हाई जो होता है ना उसके अंदर मार्केट के फिर ऊपर चली जाती है, तो इसमें कहाँ अंदर आके ऊपर चली जाती है? ऊपर नहीं जाएगी, फिर नीचे आएगी ना, स्विंग लो से नीचे ट्रेड करेगी ना वो। फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद किसी स्विंग लो से नीचे ट्रेड करेगी, तो वो वाला फेयर वैल्यू गैप बेरिश वाला होगा ना जो आप मार्क करेंगी। जी सर, उसी की एग्जांपल पूछ। उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखें, ये आ गया स्विंग लो, ये आ गया फेयर वैल्यू गैप, ये मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आई और स्विंग लो से नीचे ट्रेड कर गई। नहीं समझाई? ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसमें आई और ये स्विंग लो से नीचे ट्रेड कर गई। ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है, दोनों से नीचे ट्रेड कर गई, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप आप मार्क कर लेंगे। यहाँ पे देखें, ये देखें कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला
इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आई, इस स्विंग लो से नीचे ट्रेड कर गई। स्विंग लो है ना, हाँ जी, हाँ, तो इसके नीचे ट्रेड कर गई ना मार्केट, तो ये वाला ठीक फेयर है। वैल्यू गैप आप मार्क कर लेंगे। ओके। अच्छा सर, जब ये मार्किंग करनी इसमें फिबोनाची भी लगानी है और ये ऑर्डर फ्लो भी मार्क करनी है देखें और ऑर्डर ये फ्लो, सारी देखें ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, डीलिंग रेंज, ये आप समझ गई हैं ऑलरेडी, ठीक है। आपने अगर असाइनमेंट कर ली है तो मुझे आपसे वो बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अब अपने लिए स्ट्रक्चर्स को मार्क करना है ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट कर क्या रही है, ठीक है। ओके। जब मार्केट को आप इस तरह से लेबल करके रखती है ना अपने पास, तो आपको पता चलता है ना कि मार्केट ने क्या किया है, किस तरीके से किया है, कैसे किया है, ठीक है। तो हम अभी तक जो मार्केट की ये जो मार्किंग कर रहे हैं उससे हम ये बेमायनी कैंडल्स का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो हमने डीलिंग रेंज में डिसीजनल, एक्सट्रीम, प्रीमियम, डिस्काउंट, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, उन सब की मदद से एक मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम जिस चीज़ से मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ओके। तो इसी डीलिंग रेंज के अंदर फेयर वैल्यू गैप कितना मायने रखता है, क्या हमें समझाता है, क्या दिखाता है, वो मैंने अब आपको दिखाना है। उस नज़र से दिखाना है जिस नज़र से आपको और बेहतर चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप से किस तरीके से रिएक्शन लेती है, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक से कैसे रिएक्शन लेती है, प्रीमियम डिस्काउंट से कैसे रिएक्शन लेती है। उसी तरह अब हम फेयर वैल्यू गैप से भी रिएक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है सर। या फिर इसमें ना हम लोगों ने ना एफ और ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है और इसमें डीलिंग रेंज और ये सारी चीजें मार्क नहीं करनी, बस आपने सब कुछ मार्क करना है, डीलिंग रेंज साथ करते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद आपने साथ में ये भी अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप है जो कि मार्केट को, प्राइस को एक स्विंग लो या स्विंग हाई से ऊपर नीचे लेके जा रहा है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, समझ आ गई आपको? तो सर फिर क्या मार्किंग क्या करूं, मतलब एफवीजी और ये भी करूं और साथ डीलिंग रेंज मार्क करके करूं या बस ऐसी सारी चीजें मार्क कर लूं, एफवीजी और ये देखें, ये बुलिश डीलिंग रेंज है ना आपकी, ये बनी जब बुलिश डीलिंग रेंज, इसमें आपने डिसीजनल ऑर्डर फ्लो मिसाल के तौर पे अनमिटिगेटेड ये मार्क किया, ये वाला, ठीक है। ठीक, जो अनमिटिगेटेड है, जो मिटिगेटेड है ऑलरेडी और वो ना डिसीजनल है ना एक्सट्रीम है, वो बेशक आप हटा दें, ठीक है। और उसके बाद आप फेयर वैल्यू गैप मार्क करें, कौन सा वाला, ये वाला, ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है जिसमें मार्केट आई, स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई, इसको मार्क कर दें, ठीक है, ठीक है। और इसको आपने मार्क करना है किस तरह से, बॉक्स से मार्क करना है, यूं करके। ये देखें, इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आई और स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई और उसको लेबल कर देना है एफवीजी। ओके सर, और बताएं, और यहाँ पे ये देखें, ठीक, अब एक फेयर वैल्यू गैप ये है ना, उसके बाद ये देखें, ये भी एक और फेयर वैल्यू गैप है, इसमें भी मार्केट आई और एक स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई। तो डीलिंग रेंज के वो सारे एफवीजी हमने मार्क करने हैं जिसके अंदर प्राइस आई और फेयर वैल्यू गैप ने उसको आगे पुश कर दिया स्विंग हाई से ऊपर, और वो वाले फेयर वैल्यू गैप्स हमने मार्क नहीं करने हैं जिनके अंदर प्राइस आई नहीं है। ये देखें, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला, इसके अंदर प्राइस नहीं आई जी, ठीक है, यहाँ पे नहीं आई ना, नहीं आई अभी, इसमें आई थी तो हमने मार्क कर दिया, ये वाले को छोड़ दिया, ठीक है सर, समझ आ गई। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन? बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें, अभी कर लेते हैं।
सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी सर जो हम वो 3 कैंडल्स लेते हैं फेयर वैल्यू गैप के लिए, अगर फर्स्ट कैंडल के दरमियान में इनसाइड कैंडल्स आ जाती हैं कुछ, तो उससे नेक्स्ट जाके फिर हमारी एक कैंडल बनती है जो हमारी फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करती है, तो हम वो जो सेंटर में हमारी इनसाइड कैंडल्स आएंगे उनको तो नहीं ना देखेंगे हम, तो वो जो सेकंड कैंडल बनी है जिसने फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया हम उसको दे लेंगे ना, उस सेकंड कैंडल। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे ये एक कैंडल है, ये वाली, इसके इनसाइड ये 1 2 3 कैंडल्स हैं, जी ठीक है। तो अगर इन जी इनसाइड कैंडल्स के बीच में अभी देखें 2 इनसाइड है ना, ये भी कैंडल इनसाइड है, ये भी इनसाइड है, जी ठीक है। जी बिल्कुल। इसके बीच में अगर कोई फेयर वैल्यू गैप है अगर, और उसमें प्राइस जी आने के बाद स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड भी कर गई है, तो आप वो मार्क कर दें। जी ठीक, समझ आ गई? जी ठीक। लेकिन मैंने आपको जो असाइनमेंट है ना, इसीलिए सिर्फ फेयर वैल्यू गैप मार्क करने की असाइनमेंट नहीं दी, मैंने आपको जी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दी है। फेयर जी वैल्यू गैप आपको किसी भी 3 कैंडल में नज़र आ गया और प्राइस उसमें ट्रेड करने जी के बाद एक स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई, बस आपने मार्क कर देना उसको FVG। जी ठीक। यहाँ तक सब लोगों का असाइनमेंट क्लियर हो गई है? अभी भी कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर तो मुझे बताएं। रहमान भाई आपको क्लियर हो गई है असाइनमेंट? जी सईद भाई, स्विंग हाई लो वाले FVG मार्क करने हैं हमने, कि मार्केट जिन FVGs के अंदर ट्रेड करने के बाद किसी स्विंग हाई से ऊपर या स्विंग लो से नीचे ट्रेड कर गई, हमने सिर्फ वो वाले FVGs मार्क करने हैं। और मज़े की बात बताता हूँ आप लोगों को, जिन लोगों को बहुत जल्दी होती है ना ट्रेडिंग करने की, ये कॉन्सेप्ट वैसे हम रिवाइज़ करेंगे लेकिन आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ऐसा फेयर वैल्यू गैप जिसमें प्राइस ट्रेड करने के बाद किसी स्विंग हाई से ऊपर चली जाती है, हम इसको कहते हैं कि ये हमारा ना सपोर्ट लेवल है। मार्केट जब इसके नीचे क्लोजिंग देती है ना, जब क्लोजिंग आ जाती है तो ये एरिया रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इससे ऊपर सपोर्ट लेके स्विंग हाई से ऊपर चली गई, जब इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। ये देखें, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है हमारा, ये हमारे पास ट्रेड करने के बाद स्विंग लो से नीचे चला गया, जब इसके ऊपर मार्केट जाएगी ना तो ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये ना ही कोई मलेशियन SNR है, ना ही कोई प्राइस एक्शन का SNR है, दिस इज़ रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको ICT कहते हैं, रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दिस इज़ रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए मैं आपका ध्यान लेके जाना चाह रहा हूँ उन एरियाज़ पे जो सपोर्ट कम रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो ऐसा फेयर वैल्यू गैप जिसमें प्राइस ट्रेड करने के बाद किसी स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर जाए, वो वाले फेयर वैल्यू गैप्स आपने मार्क करने हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे ये क्यों करवाना चाह रहा हूँ। जी सर, आप तो बिल्कुल सही समझ। ठीक है, आई होप अब तो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रह गई होगी असाइनमेंट में। तो ये जब आप खुद से मार्क करेंगे ना, आप इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे, तो ये जो मैंने अभी आपको बात जो बता दी ना, ये आपको खुद अंदर से आवाज़ आएगी एक कि यार ये तो वाकई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, ये तो इस तरीके से काम करते हैं, हम तो समझ नहीं पा रहे थे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मेरी नज़र से देखेंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी कि डीलिंग रेंज के अंदर क्या चीज़ मैटर करती है। डीलिंग रेंज के अंदर हमने ऑर्डर फ्लोज डिस्कस किए, ऑर्डर ब्लॉक्स डिस्कस किए, और आज हमने फेयर वैल्यू गैप डिस्कस किया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करें। अगले सेशन में हम इसको रिवाइज भी कर लेंगे। इस असाइनमेंट तक का जो टाइम है वो आप ले लें बाय वीकेंड। फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं वो मेरा मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिससे मैं हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव भी बिल्ड करता हूँ, बायस भी बिल्ड करता हूँ,
हर चीज़, कॉन्टेक्स्ट एंड नैरेटिव सारा का सारा मेरा फेयर वैल्यू गैप्स की बेसिस के ऊपर ही होता है। तो आप भी इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम दोनों जो सेशंस हैं वो फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर ही हम स्पेंड करेंगे, और फर्दर मार्किंग एंड एक्सप्लेनेशन और उसकी फेयर वैल्यू गैप की रिफाइनमेंट का कॉन्सेप्ट भी हम अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।